राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। हाल में संपन्न हुई कुछ खोजों से एक अद्भुत बात का पता चला है। एक अद्भुत रहस्य उद्घाटन हुआ है। अध्ययनों से पता चला है कि जिन खेतों में बार बार रसायन आधारित खादों का प्रयोग होता है, चाहे उसमें यूरिया हो, डीएपी हो, इससे एक तो मृदा की संरचना बदलने लगती है, भूमि की जो संरचना है उस परिवर्तन आने लगता है, मिट्टी कठोर होने लगती है। दूसरा, उसकी जो पानी को सोखने की क्षमता है वो घटती जाती है, मिट्टी कठोर होती जाती है। ये तो उसकी भौतिक संरचना का परिवर्तन है। लेकिन मुख्य जो परिवर्तन होता है वो होता है इसके अंदर जो पोषक तत्व रहते हैं, जो खनिज तत्व रहते हैं, उनकी संरचना बदलने लगती है। तो अध्ययनों से पता चला है कि जिन खेतों में बार बार फास्फोरस आधारित खादों का प्रयोग होता है, उन खेतों में कई बहुत मूल्यवान जो खनिज तत्व हैं उनका स्तर घटता चला जाता है। ऐसे खेतों में जिंक की मात्रा घटती जाती है। जिंक के अलावा कॉपर, क्लोरीन, तांबा, लोह जैसे कई खनिजों की जो क्वांटिटी घटती चली जाती है। मैग्नीज की क्वांटिटी घटती चली जाती है। और ये सभी खनिज तत्व प्राणियों की तरह वनस्पतियों के लिए, फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसा कि जानते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में जिंक को लें तो जिंक हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर के अंदर यद्यपि 2 ग्राम के आसपास जिंक रहता है, लेकिन ये 2 ग्राम जिंक भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस 2 ग्राम जिंक में यदि कमी आ जाए तो हमारी थायराइड ग्रंथि काम नहीं कर पाती है। हमारा जो भोजन का पचाने की प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है। भोजन पचाने के साथ में जो भोजन से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं वो हमारे शरीर में पूरी तरह से प्रयोग नहीं हो पाते। इसलिए इसकी कमी का प्रभाव सबसे पहले तो इंसुलिन की सक्रियता पे आता है। इंसुलिन बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन्स है जो हमारे पेंक्रियास में पैदा होता है, और यही हार्मोन्स हमारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की जो पाचन क्रियाएं हैं, जिन्हें मेटाबॉलिक क्रियाएं कहते हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने सुना होगा कि जब से हमारी भूमि के अंदर जिंक की कमी शुरू हुई है, तब से पूरी दुनिया में डायबिटिक रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। डायबिटीज का अर्थ है कि उनके शरीर में जो जिंक है या तो कम मात्रा में है या वो इनएक्टिव है, उसकी सक्रियता नहीं है। इसीलिए जो इंसुलिन नामक हार्मोन है अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाता। तो ये तो चिकित्सा का विषय है कि इंसुलिन की आपूर्ति कैसे करनी है, इंसुलिन की मात्रा को कैसे बढ़ाना है। लेकिन जिन खेतों में जिंक की मात्रा कम रहती है, उसका सीधा प्रभाव प्राणी जगत के ऊपर ही पड़ता है कि प्राणी जगत अपने आहार के लिए, अपने भोजन के ऊपर, फसलों के ऊपर निर्भर है, साग सब्जियों के ऊपर निर्भर है, फलों के ऊपर निर्भर है। यदि भूमि में जिंक की कमी है तो निश्चित है उसमें पैदा की जाने वाली साग सब्जियों में भी जिंक की कमी रहेगी, फसलों में भी जिंक की मात्रा घट जाएगी, फलों में भी जिंक का स्तर निरंतर घटता चला जाएगा। तो ऐसे भोजन का सेवन करने के बावजूद भी प्राणी जगत में या फिर मनुष्य हो, हम स्वयं क्यों ना हो, हमारे शरीर के अंदर भी जिंक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा तो हम तो बीमार होंगे ही होंगे। लेकिन जिंक की कमी का, यदि हमारे खेतों में जिंक की कमी है तो उसका सीधा प्रभाव हमारी फसलों के ऊपर भी देखने में आता है। और यही बात आधुनिक अध्ययनों से पता चली है। आधुनिक अध्ययनों से पता चली है जिस मृदा में जिंक की मात्रा कम रहती है वह अंकुरण की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। फसल उगाने से पहले हमें सीड्स डालने पड़ते हैं, बीज डालने पड़ते हैं भूमि में। जब भूमि में बीज डालते हैं तो कुछ अवधि के बाद, कुछ दिनों के बाद उसमें अंकुरण की प्रक्रिया शुरू होती है। यदि पृथ्वी के अंदर जिंक की कमी है तो अंकुरण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है, अंकुरण धीमा पड़ जाता है। इसलिए पूरे बीज अंकुरित नहीं हो पाते, या होते हैं तो कमजोर रहते हैं, वो पूरी तरह से पौध का रूप नहीं ग्रहण कर पाते। और एक चीज और भी देखी गई है, जो बीज अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरण के बाद उनकी शाखाएं निकलती हैं। एक बीज से सिर्फ एक पौधे की उत्पत्ति नहीं होती, कभी कभी एक बीज से, एक कली से एक साथ कई पौधों का जन्म होता है। जैसे कि आपने गन्ने को देखा होगा, गन्ने में एक कली होती है, लेकिन यदि पूर्ण विकास गन्ने का हो तो उसी से 10 से 12 गन्ने का पेड़ निकलते हैं। इसी तरह गेहूं के साथ में भी है, चाहे चावल के साथ में भी है, अन्य फसलों के साथ भी है। और यदि अंकुरण की प्रक्रिया ही बाधित हो जाए तो फिर
एक तो अंकुरण बहुत धीमा रहेगा, एक आध पौधा विकसित होगा, और दूसरे जो पौधे हैं वो उनकी विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। पहली चीज तो ये है, यदि हमारी भूमि में जिंक की कमी है तो ग्रोथ पूरी नहीं होगी, ग्रोथ धीमी हो जाएगी। तीसरा, जब पौधों के ऊपर फूल आने की शुरुआत होती है तो फूल आने की गति भी धीमी पड़ जाती है। फूल पूरी तरह से आते नहीं है, या आते हैं तो जल्दी से झड़ जाते हैं, उनका जो पराग प्रक्रिया है वो सामान्य से रूप से नहीं हो पाती है। तो जिंक की कमी का ये भी प्रभाव है। तीसरा, जिंक का एक और प्रभाव पड़ता है, जिस मृदा में, इन खेतों में जिंक की कमी है, उनके जो फसल होते हैं उनके दाने भी छोटे होते हैं, दानों की मात्रा घट जाती है, वजन घट जाता है, तो फसलों पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस कमी को पूरा कैसे करें? वास्तविक कारण तो ये है कि हम खाद प्रयोग करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी फसलों की जो मात्रा घटती जाती है, पूरी तरह से विकसित नहीं होती। तो पुराने जमाने में तो इसके पीछे एक तर्क था, तर्क वो वैज्ञानिक भी था और आज भी वो शाश्वत है, और इस बात को अब आधुनिक शोधकर्ता भी स्वीकार करने लगे हैं कि जिन खेतों में गाय के गोबर आधारित खाद का प्रयोग होता है, उन खेतों में ऐसे किसी भी खनिज तत्व का, पोषक तत्व का अभाव नहीं होता। उन खेतों में ये पोषक तत्व यथावत बने रहते हैं। लेकिन उनको कम से कम, खेतों को कम से कम 20 से 30 टन गाय के गोबर की आवश्यकता रहती है। आज यदि किसान को कहा जाए कि 20-25 टन गोबर का प्रयोग करे तो वो तो घबरा जाएगा। उसके तुलना में वो प्रयोग करेगा कि 1 बोरी यूरिया ले आए, 1 बोरा डीपीए ले आए, उसी से उसका काम चल जाएगा। चाहे वो महंगे पड़ते हैं, लेकिन उसको सुविधा चाहिए, उसको इतनी बड़ा झंझट, इतना बड़ा वो नहीं चाहिए, चाहे वो चीज़ सहजता से मिलती हो। दूसरा, इतनी मात्रा में गोबर लाना भी संभव नहीं है, क्योंकि पशु ही नहीं बचे। आज हमारे पास पशुओं की संख्या निरंतर घटती जा रही है, चाहे हम खुशहाल किसान बनाने के प्रयास में हैं, लेकिन खुशहाल किसान के पास पशुओं की संख्या घट रही है। पहले तो हर किसान के पास इतनी मात्रा में पशु होते थे तो घर का ही गोबर इतना निकल आता था, वो 1 एकड़ भूमि की जगह सैकड़ों एकड़ भूमि को अपने गोबर से संचित कर लेता था। कि गोबर में ऐसे सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं, ऐसे सूक्ष्म रसायन रहते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को, मिट्टी के उपजाऊ बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं। अध्ययनों से इसका भी पता चल गया है कि गाय के 1 ग्राम गोबर सत्व में करीब करीब 300 से 500 करोड़ के आसपास सूक्ष्म जीवी होते हैं। सूक्ष्म जीवी हमें नाम दिया गया है, वो ना तो जीवाणु हैं, ना वो असक्रिय रसायन है, वो सक्रिय रसायन है, वो एंजाइम है, वो ऐसे तत्व हैं जो मिट्टी में पहुंचकर अपनी सक्रियता दिखाने लगते हैं। जब वो मिट्टी में पहुंचते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवाणु चाहे गोबर के माध्यम से पहुंचे, खाद के माध्यम से पहुंचे, तो वो तेजी से सक्रिय हो जाते हैं। तो पहले तो वो जटिल अणुओं को तोड़ना शुरू कर देते हैं। यदि हमारी खेतों में किसी तरह के उपजाऊ पोषक तत्व हैं, तो यदि वो पोषक तत्व किसी तत्व के साथ जुड़ गए हैं, उनकी रासायनिक प्रक्रिया के बाद वो असक्रिय हो गए हैं, तो उनको सक्रिय करने का काम करते हैं। तो गोबर का जो ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं, मिट्टी में विद्यमान कई जो अनुपयोगी पोषक तत्व उनको सक्रिय अवस्था में लाते हैं। इसीलिए फसल को ये पोषक तत्व सहजता से मिल जाते हैं। लेकिन इसकी जगह यदि रसायन आधारित खाद का प्रयोग करते हैं, तो रसायन आधारित खाद में जो रसायन होते हैं वो कुछ देर ही अति सक्रिय रहते हैं, उनकी सक्रियता निरंतर घटती चली जाती है। जबकि गाय के गोबर की जो सक्रियता है वो निरंतर पर्याप्त लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए गाय का गोबर लंबे समय तक प्रभावी रहता है, उसके हानिकारक प्रभाव भी नहीं रहते, क्योंकि उसके जो सूक्ष्म जीवी हैं वो प्राकृतिक हैं। तो गाय के गोबर की इतनी मात्रा में कैसे प्रयोग करेंगे, तो उसका एक रास्ता निकाला है। उसका रास्ता ये है, और पहले भी था, कि ऐसे किसान गाय का सीधा प्रयोग करने की बजाय उसका खाद बनाते थे। खाद में गाय के गोबर की तुलना में आधी मात्रा की आवश्यकता रहती है। यदि आप गोबर का सीधा प्रयोग करेंगे तो आपको 20 टन 30 टन गोबर की जरूरत पड़ेगी। यदि खाद के रूप में प्रयोग करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी 10 से 12 टन। लेकिन इसका एक और हल है कि आप गोबर की खाद तैयार करने से पहले पंचगव्य, यानी कि गाय के जो 5 तत्व हैं, जिसमें गोबर का सार तत्व है। गोबर का सार तत्व आप जानते होंगे कि गोबर का आधे से ज्यादा हिस्सा तो उसका ठोस
फाइबर के रूप में रहता है, रेशे के रूप में होता है, सेलुलोज के रूप में रहता है, वो कोई काम का नहीं, वो सिर्फ मात्रा बढ़ाने का काम का है। क्योंकि गाय का आहार यही है, गाय तो शाकाहारी है, घास फूस खाती है, और उसका पूरा जो घास फूस का सेवन करना पचता नहीं, तो उसका काफी हिस्सा अपचित रह जाता है, और अपचित यही तत्व गोबर के साथ बाहर आता है, जिसे मूंगफली आदमी प्रयोग करते हैं। तो ये तो एक तरह से गोबर की मात्रा बढ़ाने का है। गोबर का एक और भाग है, वो 40% से कम है, वो उसका सार तत्व है। इसमें बहुत सारे तरीके के रसायन रहते हैं, ये सूक्ष्म जीवी भी रहते हैं, कई हार्मोन्स रहते हैं, पोषक के रूप में कई न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप गोबर के सार तत्व का प्रयोग कर सकते हैं। गोबर में ही ऐसे सक्रिय जीवाणु रहते हैं जो मृदा को सॉफ्ट करने का काम करते हैं। इसके साथ में आप गाय के मूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मूत्र में ऐसे रसायन, ऐसी चीजें रहती हैं जो ऐसे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं या ऐसे जो रसायन हैं उनको सक्रियता बढ़ाने में मदद करते हैं। इनको कहते हैं एनहेंसर तत्व। दूसरा, गाय के गोबर में एक और महत्वपूर्ण, गाय के मूत्र में एक और प्रमुख तत्व रहता है, वो है कि ये कई तरह के जीवाणुओं से, कई तरह कीट पतंगों से फसलों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। तीसरा, आप इसमें यदि आप मिलाना चाहें तो खट्टी छाछ, जब छाछ का लंबे समय तक हम प्रयोग नहीं करते, उसको कहीं स्थान पर रख देते हैं तो उसकी खटाई बढ़ती चली जाती है, खट्टापन बढ़ता चला जाता है, तीव्रता आती जाती है। इसका अर्थ है उसमें लैक्टोफिलिसिस जो एसिड है उसकी मात्रा बढ़ रही है, उसका भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा सर्वोत्तम प्रयोग है कि कच्चे दूध का प्रयोग करना। आप कहोगे कच्चे दूध का तो प्रयोग कभी नहीं किया, आप गहरे में थोड़ा देखिए कि आज भी बहुत जगह ये प्रचलन है कि मंदिरों में, शिव जी में देखा होगा कि शिव के ऊपर कच्चा दूध ही चढ़ाते हैं। आपने जल स्रोतों में आपने देखा होगा, वहां भी जल स्रोतों में कच्चा दूध ही चढ़ाया जाता है, चाहे पीपल हो, बरगद हो, आम का पेड़ हो। आप गांव देहात में जाएंगे तो अमावस्या के दिन जो ग्रामीण हैं अपने पूर्वजों को जो मूर्तियों के रूप में, पत्थर के रूप में पूजा करते हैं, उसको धुलाई का काम भी, उसको नहलाने का काम भी जो दूध है कच्चे दूध से किया जाता है। जल स्रोत में दूध को ही प्रभावित किया जाता है। जितने भी पिछले दिनों कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, एक तो पशुओं की संख्या घट गई, पशुओं की संख्या घटती, दूसरा दूध को बेचना शुरू हो गया, क्योंकि पहले हम कभी दूध बेचते नहीं थे। हर व्यक्ति के पास इतने पशु होते थे, इतनी गायें होती थी कि उसके लिए दूध को इस तरह से प्रयोग करना कोई मुश्किल नहीं होता था। तो अंततः ये दूध जाता कहाँ है? अंततः ये दूध हमारे खेतों में जाता है, और इस दूध के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं जो हमारी मृदा की उर्वरता का बढ़ाते हैं। तो उसका प्रयोग करते हैं, तो यदि उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा पंचगव्य का प्रयोग, जो गौपालक हैं, गाय के जो सेवा में लगे हुए हैं, या गौसिद्ध जो चिकित्सक हैं, वो पंचगव्य का प्रयोग कई बीमारियों के निदान में भी करते हैं। लेकिन किसान भाई इसी पंचगव्य का प्रयोग अपनी खेती में कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे पंचगव्य की मात्रा तो लीटर के आसपास रह जाती है, 1-2 लीटर का प्रयोग करना पड़ता है खेत, और इससे खेतों में कई तरह की बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। खेत कई तरह के जीवाणुओं से, कई तरह की बीमारियों से फसलों को सुरक्षित कर लेते हैं। तीसरा, जो फसलों की जो उत्पत्ति है, फसलों की जो पैदाइश है, उस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो पंचगव्य का सार है हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव करता है। तो आप सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको यदि मेरे वीडियो लाइक आते हैं, आप पसंद करते हैं, तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिलती रहे। और अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स छोड़ के आप इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं।